हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता है, आज है आपकी 7 फरवरी और 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। और फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी साथी, जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और साथियों याद रखना, इस चैनल पर अभी आपकी कट ऑफ की वीडियो और आपके अलग अलग स्टेट वाले वीडियो के बारे में बात की जाए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, डेट वाइज नॉर्मलाइजेशन की वीडियो आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको सटीकता तरीके से पता लग सके एसएससी के बारे में। पूरे मतलब जो भी आप एसएससी से रिलेटेड आएगा वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनको आप जरूर ध्यान में रखना, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। अब बात करते हैं तुलसीदास की। आगे जो शिफ्टों में पेपर होने वाला है उसमें भी आपकी रचनाएं पूछ ली जाएंगी, जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की। जैसे बात करें तुलसीदास की और भी रचना है, विनय पत्रिका, सतसई, जानकी मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। इसी में बात करें दोहावली हो जाएगी, कवितावली, वैराग्य संदीपनी है, रामलला, नहचू हो जाएंगे। इसके बाद में अगर ये तो तुलसीदास की हो गई, आगे सूरदास की भी पूछ सकता है। तो सूरदास की हो जाएगी सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती, नागलीला, भागवत और गोवर्धन लीला। और गोवर्धन लीला। आगे बढ़ो, सूरप क्या है, सूर पचीसी, सूर सागर सार और प्राण प्यारी। तो ये सभी की सभी सूरदास की रचना है। ऐसे आपकी कालिदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो कालिदास के 3 नाटक हैं। अब कालिदास के 3 नाटक है आपके अभिज्ञान, शाकुंतलम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जरूर रखना। इसके बाद में विक्रमो वर्ष आपके वर्षियम के बारे में बात करें और मालवी कांगरी मित्रम के बारे में बात की जाए, ये 3 आपके नाटक हो जाएंगे। और इनके 2 महाकाव्य हैं, इसमें एक रघुवंशम हो जाएगा और एक कुमार संभवम हो जाएगा। ठीक है, 2 महाखंड हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना भी मैंने आपको बताया इनको आप नोट करके जरूर रखिएगा। आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डांडी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जो डांडी नृत्य किया जाता है वो गुजरात राज्य से किया जाता है, गुजरात राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा गुजरात इसका सही राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में कि गुजरात राज्य के लोक नृत्य कौन से हैं। गरबा, रास, डांगी, भवई और टिप्पणी। तो ये गुजरात के हैं। किसके हैं? ये गुजरात के हैं। महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे, महाराष्ट्र का एक लावड़ी हो जाएगा, एक कोली हो जाएगा और एक तमाशा हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रास हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा, ख्याल हो जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। कर्नाटक के बारे में बात करें तो यक्षगान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डोलू कुनिथा ये भी इम्पोर्टेंट है। लाम्बी, हुंटारी, सुंगी और करगा, तो इन दोनों को आप जरूर याद रखना, यक्षगान को और डोलू कुनिथा। ये आपके आगे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए ये मेहनत हो रही है वो आप ही के लिए हो रही है, जो एनालिसिस करा रहे हैं आप ही के लिए एनालिसिस करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है, आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं जैसे तपेदा हो जाएगा, धीमसा हो जाएगा, लंबाड़ी है और कोलट्टम। इस कोलट्टम को आप जरूर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। बिहार के लिए जाट क्या है, जाट जातन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा कर रखना। पनवारिया को लगा के रखना और विदेशिया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कजारी, ये चारों के चारों इसमें तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चारों को इनको नोट करके जरूर जाना जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में स्मारक उसमें कई दिए गए थे, लेकिन मैंने जो ऑप्शन लगाया है अपने से मैंने ताजमहल लगा दिया, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन आपके अलग दे रखे होंगे, ऑप्शन की हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन क्वेश्चन यही था
कि दिल्ली में इनमें से कौन सा स्थित नहीं है, तो ताजमहल है। ताजमहल आपका आगरा में है, ठीक है। इसके निर्माण के बारे में नोट कर लेना, इसका निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था और शाहजहां द्वारा किया गया था, ठीक है। शाहजहां की ताजमहल में समाधि है और मुमताज दोनों की समाधि ताजमहल में ही है। आगे बढ़ जाओ। हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। और हुमायूं का जो मकबरा 1993 में ये विश्व विरासत में शामिल किया गया था, लेकिन जो ताजमहल है, ताजमहल हमारा 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। इंडिया गेट के बारे में बात करें तो इंडिया गेट इसका निर्माण हुआ था 1921 में और इसके वास्तुकार थे एडमंड लुटियंस। को नोट कर लेना, एडमंड लुटियंस इसके वास्तुकार हो जाएंगे। वास्तुकार मतलब है कि डिजाइनिंग के बारे में कि भाई इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ जाइए। जैसे मैं बात करता हूँ अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा बना था 1924 में। कब? 1924 में अलाई दरवाजा बना था और इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन ये आपका विश्व विरासत में शामिल हुआ 24 के बारे में नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका 7 फरवरी को तो पूछे गए हैं, लेकिन जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन लेकर आया हूँ ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इनसे आप भाग नहीं सकते। अगर इनको स्किप करके चल रहे हो तो आने वाली जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेल 2018 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। कहाँ पर? ये कनाडा में हुआ था। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। प्रथम एशियाई खेल के बारे में बात करें तो 1951 में पहले एशियाई खेल खेले गए थे और ये आयोजन हुआ था भारत में। और भारत की कौन सी जगह पर? नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दूसरे, अगर मैं बात करता हूँ दूसरे एशियाई खेल 1924 में फिलीपींस की राजधानी थी आपकी मनीला। मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। आगे आपसे इसमें पूछा है तीसरे, अब मैंने सब लगा दिए हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आगे वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तीसरे एशियाई खेल के बारे में बात की जाए, ये 1958 में तीसरा एशियाई खेल खेला गया था। जापान के टोक्यो में खेला गया था। ज़्यादा मैं रायमेड लेकर नहीं आया हूँ। आपको पता है कि मैं ज़्यादा रायमेड लेकर नहीं चलता हूँ कि पूरी व्याख्या कर दूँ, टाइम मतलब आपका टाइम खराब करूँ। मैं मेन चीज़ लेकर आता हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में फंसे। काफ़ी चैनल हैं ऐसे जो सीधी रायमेड उठा लाते हैं और टाइमिंग बढ़ाते हैं जिससे कि आपके जो टाइमिंग बढ़ जाए वीडियो का, तो मैं ऐसा नहीं करता। इसमें मैं सीधे सीधे आपके फैक्ट लाता हूँ। जैसे आपके क्या हो जाएगा एशियाई खेल, तो एशियाई खेल आपके जैसे तीसरा एशियाई खेल है 1958 में खेला गया था। जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। चौथे एशियाई खेल के बारे में बात करें तो 1962 में खेले गए इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और अभी प्रेजेंट में नई राजधानी बनी है, वो बनी है आपकी नुसंतारा बनी है इंडोनेशिया की। पांचवें एशियाई खेल खेले गए थे 1966 में। कब? 1966 में खेले गए थे थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड के राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक में खेले गए थे। आगे बढ़ जाओ। अब देखो आगे चल के आपके जो भविष्य में आने वाले हैं उनके बारे में भी लेकर आया हूँ और जो हो चुके हैं उनके बारे में भी लेकर आया हूँ। 2023 के एशियाई खेल कहाँ पर खेला गया था? ये चीन के हांगझोउ में खेला गया था। कहाँ पर? चीन के हांगझोउ में खेला गया था। 2026 के जो एशियाई खेल हैं ये आपके जापान के एची नायोगा में खेले गए। एची नायोगा में खेले गए थे। आगे बढ़ जाइएगा। 2030 के बारे में बात करें भाई साहब, 2026 में कहाँ पर होंगे ये बताओ? जापान के एची नायोगा में खेले जाएंगे 2026 में। और 2030 के बारे में नोट कर लेना, 2030 में एशियाई खेल ये कतर के दोहा में खेले जाएंगे और 2034 के जो एशियाई खेल हैं वो एशियाई खेल जो सऊदी अरब में खेला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 2023 इम्पोर्टेंट है आगे शिफ्ट के लिए, 2026 इम्पोर्टेंट है, 2030 इम्पोर्टेंट हो जाएगा और 2034 इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखना है, चारों को। आगे आने वाली जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? या फिर आपसे ये पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों से जो हमें पता चला है वो यही बोल रहे थे कि ब्रह्म समाज की स्थापना ही पूछी थी। अगर स्थापना पूछी है तो ये नोट कर लेना, प्रेरित स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, किसकी? वेद समाज के बारे में बात हो रही है।
वेद समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और ये 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वेद समाज के पूछिए तो मुंबई में 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाली हैं। बात करता हूँ इसमें आपकी वीडियो और मिलेगी, जैसे आपका क्या नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन की वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। कौन सी शिफ्ट में कितना है स्टूडेंटों से रॉ स्कोर पता चलने के तुरंत बाद में आपको वीडियो ले आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ समाज हैं, जैसे सभा के बारे में बात करूं या समाज के बारे में बात कर ली जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आगे है आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में की गई। सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत, ओहो ये नोट कर लेना, जो वेदांत नहीं है या 1817 मत करना, यहाँ पर तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। लेकिन जो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में है, लेकिन राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में क्या हुआ था, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सती प्रथा के बारे में बात करें, सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो हमारे 1829 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय पर वायसराय थे, क्योंकि इसको हिंदू में और आपके मोमडनों में तो इन दो जगहों में ये बांट दिया था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करें तो 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के और महात्मा गांधी जी के कौन है, तो राजनैतिक गुरु हो जाएंगे। आगे बढ़ जाओ। अगला है जैसे यंग बंगाल के बारे में मैंने क्या बोला था, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मोस्ट जो पॉइंट हैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जो सीधे का सीधा एग्जाम में देखने को मिले। यंग इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हेनरी डेरेजियो द्वारा 1826 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा के बारे में नोट कर लेना, ये 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ो। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी दयानंद के द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। और विश्व भारती 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को ध्यान में रखना साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को ध्यान में रखना। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में, किसमें, 1905 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा था। इन्होंने भाई साहब 1910 में गीतांजलि लिखी थी, और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। ये भी ध्यान में रखना। रविंद्रनाथ टैगोर को 1919 में जलियांवाला हत्याकांड को देखकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, और इन्होंने ही जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 31 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ें, जैसे मैं बात करता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 तारीख को। ठीक है, 14 नवंबर के बारे में बात करें तो बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। ये आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, क्या कहते हैं, यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था। तो भारत बना था 1945 में। अब ध्यान में रखना, यूएनओ की अगर स्थापना के बारे में पूछा जाए ना आपसे, स्थापना, तो स्थापना आप लगाओगे कि भाई साहब ये मैं बात करता हूँ 24 अक्टूबर के बारे में।
24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देश कितने थे? तो 50 देश थे, 50 देश थे, और इसमें आपका भारत शामिल था। ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखना, अब इसमें पॉइंट पहला बन जाएगा यूएनओ की भाषा। तो यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। महासभा प्रस्ताव 1 फरवरी 1946 के तहत आपकी 6 भाषाएं हैं। पहली भाषा इसमें चीन, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, अरबी। तो ये 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, क्योंकि जो भी यूएनओ की आपकी जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग में ये 6 भाषाएं आपकी क्या करती हैं? काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। यूएनओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। ये आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ो। यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष। और प्रथम भारतीय के बारे में बात की जाए तो 1953 में बनी थी। ये प्रथम भारतीय हैं। 1953 में यूएनओ की अध्यक्ष बनी थी, महिला पहली हो जाएंगी प्रथम भारतीय। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पॉल हेनरी स्पार्क 1946 में। ये आप जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए पॉइंट लेकर आया हूँ। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ताजमहल के बारे में। ताजमहल की याद में बनवाया गया था, तो मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया था, जो कि आपका 1632 में इसका निर्माण हुआ था। ताजमहल है कहाँ पर? तो ताजमहल आपका आगरा में है। आगरा में कौन सी जगह पर? तो यमुना नदी, यमुना नदी को नोट कर लेना, यमुना नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इसमें, जैसे मैं बात करता हूँ यूनेस्को में शामिल। तो यूनेस्को में शामिल आपके 1983 में ये शामिल हुआ था ताजमहल। शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था आपका 14 फरवरी 1628 में। 1628 में राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन 1628 में राज्याभिषेक और 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवा दिया था। शासन अवधि थी इनकी 1628 से लेकर और 1658 तक इनका शासन रहा है, शासनकाल रहा है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगर मैं इनके जन्म के बारे में बात करूं, इनका जन्म 1592 में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। मृत्यु के बारे में बात करूं, मृत्यु 22 जनवरी 1666 में, 22 जनवरी 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी। आगरा के किला के बारे में बात करें, आगरा का किला आगरा में, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। समाधि इनकी ताजमहल में है। समाधि इनकी कहाँ पर है? ताजमहल में है। शाहजहाँ द्वारा क्या क्या बनवाया गया था? लाल किला, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। जामा मोती मस्जिद बनवाई गई थी, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इन्होंने बनवाई थी। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखो, कल भी आपका आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी आपका आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो इसका संचालन होता है भाई साहब 1935 से। कब? 1935 से इनका संचालन होता है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना नोट कर लेना, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के मुख्यालय को नोट कर लेना, आरबीआई के मुख्यालय क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सीडी देशमुख भारतीय हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना, क्या हो जाएंगे? सीडी देशमुख भारतीय हो जाएंगे। और वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो संजय मल्होत्रा नोट कर लेना। क्या कर लेना? संजय मल्होत्रा नोट कर लेना। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एम.एफ. हुसैन डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किसमें? चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब देखो, एम.एस. हुसैन को नोट करना। इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के डूंगरपुर में हुआ था। ये ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन, तो इन्हें एम.एफ. हुसैन कहते हैं। मृत्यु के बारे में बात करें तो 9 जून 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। 9 जून 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको पद्म भूषण और बात की जाए पद्म विभूषण, तो पद्म भूषण इनको 1973 में मिला था, पद्म विभूषण इनको 1991 में मिला था। और मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत के बारे में बात करें, ये इंदौर से हुई थी। और ध्यान में रखना, पद्मश्री या पद्म के बारे में बात करें, पद्म जो पुरस्कार है, चाहे इसमें आपका पद्मश्री आए या पद्म भूषण आए या पद्म विभूषण आए, इन तीनों के ध्यान में रखना। इनकी स्थापना 1954 में होती है। 1954 में इनकी स्थापना
हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज आपके सेलुकस निकेटर के सेनापति थे, मतलब उनके साथ में आए थे। और ये किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यहाँ पर जो आपके मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन किया गया है। और ध्यान में रखना, इन्हीं के साथ में मेगास्थनीज के साथ में आए थे आपके सेलुकस निकेटर, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था 305 बीसी में। ठीक है, और जिसमें आपके सेलुकस निकेटर हार गए थे। हारने के बाद में इनको दहेज में क्या क्या मिला था? तो इनको दहेज के बारे में, तो इधर से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था? तो 500 हाथी दान किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना। हेलेना की उनकी पुत्री का नाम था, उनसे विवाह हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? अब पहले तो ये समझ लेना कि आमार सोनार बांग्ला है क्या। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और ये लिखा था 1905 में। 1905 में लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा सबसे ज़्यादा लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? एमपी मध्य प्रदेश से लगती है। अब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती किस किस से है? देखो, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक यूटी से लगती है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। जैसे, और आपका एक हो जाएगा देश से भी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो यूटी हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। देश नेपाल हो जाएगा, नेपाल से सीमा लगती है। अब आपके जो 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होते हैं, वो होते हैं हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके किससे लगते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? सबसे ज़्यादा लगेंगे तो मध्य प्रदेश लगता है उत्तर प्रदेश से, और इसमें आपके 11 जिले लगते हैं, 11। यूपी की न्यूनतम सीमा किससे लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, जिसका एक जिला टच होता है उत्तर प्रदेश की सीमा से। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो साथियों, ये थे आपके क्वेश्चन, जो कि हमें अभी तक 13 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं और 13 क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से, विद व्याख्या सहित समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे वाली जो वीडियो आने वाली हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।